IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा। IIT JEE मेंस और JEE एडवांस जो आपको सिंगेज बुक के थ्रू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हम तैयारी करवा रहे हैं, इसमें ये 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारे पार्ट्स कर रहे हैं, हर एक चैप्टर कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स हम कर रहे हैं। उन्हें हम कंसोलिडेट करते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू और फिर हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हर चैप्टर को कलिब्रेट करते हैं एक्सरसाइजेस में दिए गए हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेकर। मतलब एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फाइनल चैप्टर आपका चल रहा है, 7th चैप्टर हाइपरबोला, इसमें हमने बात करना शुरू की है कि अगर एसिम्प्टोट्स आपकी जो होती हैं उन्हें अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर शिफ्ट कर दूं या उनके पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो किस तरीके से आपका ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये एक नया फॉर्म लेता है और किस तरीके से वो आपके ग्राफ पर प्लॉट होता है। और उससे रिलेटेड अब हम बातें कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी। आई होप आपको ये सारी बातें याद है। मतलब मैं एक स्टैंडर्ड सा केस लेना चाहूँ जो कि क्या हो, अगर मान लो मैं आपके स्टैंडर्ड वही हाइपरबोला ले लूँ। कौन सा हाइपरबोला भाई? आपका XY इज इक्वल टू c²। तो आपको याद है ना स्टूडेंट्स, कि आप ये भूले तो नहीं हो कि अगर आपका हाइपरबोला है XY इज इक्वल टू c², तो अगर इस हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है ना वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं पैरामीट्रिकली ना लेने के बजाय x1, y1 ले लूँ, पैरामीट्रिकली भी आप जानते हैं कि सर आप x की वैल्यू क्या ले लेते हो, आप ले लेते हो ct, तो y की वैल्यू कितनी जाती है? वो आ जाती है c/t। तो आप चाहें तो x1, y1 ले लें, पैरामीट्रिकली ct, c/t ले लें, जो आपको ठीक लगे, जिस तरीके से आप लेना चाहें ले लें। मसला ये है, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, काम की बात जो आपके सामने निकल कर आती है वो क्या, ध्यान से सुनना। क्या मैं इस हाइपरबोला के भी इस पॉइंट पर, जो कि पॉइंट इस हाइपरबोला पर लाई करता है, क्या इस हाइपरबोला के इस लाई करने वाले पॉइंट पर भी क्या मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? मैं आराम से कर सकता हूं। तरीका क्या होगा? तरीका बड़ा आसान सा है, सिंपल सा, साधारण सा, सॉर्टेड सा है। वो ये, गौर से सुनिएगा, कि मैं t = 0 यूज कर लूंगा। आपको समझ आ रहा है? t = 0 वापस से यूज किया जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। हम यही तो डिस्कस करें कि किसी भी कर्व के लिए t = 0 आपका एक स्टैंडर्ड टेक्निक होता है। सर t = 0 हमको जमता है, लेकिन आपने सिखाया है कि x² को आप रिप्लेस करो x1 से, आपने सिखाया है y² को रिप्लेस करो y1 से, आपने सिखाया है कि x को रिप्लेस करो x + x1/2 से, और y को रिप्लेस करो y + y1/2 से। लेकिन आपने कभी xy को तो रिप्लेस करना नहीं सिखाया। ये ना x² है, ना y² है, ना x है, ना y है, ये तो xy है। तो आप याद रखिएगा, जब आपसे कोई कहे कि आप xy को रिप्लेस करिए, जब भी ऐसी कोई टर्म आए तो xy को रिप्लेस करने का मतलब होगा xy1 + x1y/2। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मुझे xy को रिप्लेस करना है तो xy को रिप्लेस करने का फंडा कहता है, ध्यान से सुनिए, xy1 + yx1/2। यार मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई कर्व दे दिया जाए, जैसे कि कर्व कैसा हो, ax² है ना, प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 है ना। अब ये कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, ये स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है x और y में, है ना। तो अगर मुझे कभी भी इसका t = 0 बनाना है, अगर मुझे कभी भी इसका t = 0 बनाना है ना, ऑफ कोर्स किसी ना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बनाना होगा। तो लेट्स से x1, y1 एक पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में मुझे इसका t = 0 बनाना है। तो तरीका बड़ा आसान सा है, आप कुछ मत करिए, x² को रिप्लेस करिए x1 से, तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ax1 टाइम्स x, सुन रहे हैं आप लोग। y² को रिप्लेस करिए y1 से, तो ये कितना हो जाएगा? by1 टाइम्स y। आगे सुनिएगा, 2h तो 2h ही रहेगा, लेकिन जब आप चेंज करेंगे xy को, तो याद करिए xy का तरीका हमने सीखा है, उसे आप किससे रिप्लेस करेंगे? सर आप उसे रिप्लेस करेंगे xy1 + yx1, है ना। इसे मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, x1, मतलब मैं x और y अलग लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे लिख रहा हूँ x1y + y1x/2। आई होप आपको समझ आ रही हैं बातें। x को लेके ओपिनियन सॉर्टेड है, हम उसे क्या लिखते हैं सर? उसे हम लिखते हैं x + x1 / 2। y को लेकर भी ओपिनियन सॉर्टेड है, उसे हम क्या लिखते हैं सर? y + y1/2।
और C तो C है जिसमें कोई खास बदलाव नहीं होंगे। एक छोटा सा काम जो आप सबने नोटिस किया होगा कि इस दरमियान आपको दिख रहा है ये 2 से 2, 2 से 2 और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, बट मेजरली जो मैं आपको बात सिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको ये बात याद रहे। कौन सी बात सर? कि अगर एक्स वाई हमें दिखता है तो हम उसे इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करते हैं, भूलोगे तो नहीं। अगर मुझे x दिखता है तो हम उसे इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करते हैं। अगर मुझे y दिखता है तो हम उसे इस रिप्लेस से, इस एक्सप्रेशन से, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करते हैं। जो आप मेरा यकीन है अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे अब ये बात आपको याद दिलाने, समझाने या कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, c को लेके तो कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करते, c है कॉन्स्टेंट टर्म। इस तरीके से आप t इज इक्वल टू 0 बनाते हैं। मतलब अगर अभी मेरे पास एक कर्व है, कर्व क्या है सर? कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर अभी मेरे पास एक कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर या एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इस पर एक पॉइंट है पी x1 कॉमा y1, तो इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन में बना सकता हूँ क्या? फिर वही बात, कर्व पर ही पॉइंट है तो उस पर अगर पॉइंट लाई करे तो उस टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 से दी जाती है। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स या वाई तो नहीं है, इसमें एक्स वाई है, तो मैं एक्स वाई को किससे रिप्लेस करूंगा? मैं एक्स वाई को रिप्लेस करूंगा एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई अपॉन 2 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या दिखेगा? गौर से देखो भाई, यहाँ पर ये जो मुझे दिखेगा ये 9 नहीं होगा, ये 0 होगा, राइट? फिर भी एक बार देख लेते हैं, देखो ध्यान से, ये 2c स्क्वायर वहाँ गया, ये 2 वहाँ गया तो 0, तो ये क्या दिखेगा? एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई माइनस 2c स्क्वायर, क्योंकि ये 2c स्क्वायर जो वहाँ गया है फाइनली, ये आपका जो 2 यहीं पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है वो माइनस 2c स्क्वायर ऐसा दिखेगा इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं फाइनली आपके सामने इक्वेशन लिखूँ तो आप क्या लिखेंगे? एक्स वन वाई प्लस वाई वन एक्स माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट पर आपसे बनाने को कहे, क्या मुझे ये रटने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको महज क्या याद रखना है? जो फंडा हमने सीखा है t इज इक्वल टू 0। बस एक छोटी सी नई बात जो हमने आज सीखी है वो क्या? कि सर अगर मुझे एक्स वाई दे दिया जाए तो मुझे इस तरीके से उसे कन्वर्ट करना है, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन में 2। बहुत सिंपल सी सुलझी हुई सी बात है, कोई नई विशेष टफ बात तो हमने नहीं की। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? अच्छा, इसके साथ ये बात तो हम डिस्कस करते आए हैं, आगे सुनेगा। अगर सर मुझे टेंजेंट के बजाय नॉर्मल बनाना होता तो आप खुद सोचो ना, नॉर्मल कितना आसान है। अगर आपको टेंजेंट मिल गई तो आपको क्या मिल गई है? स्लोप। आई होप आप देख पा रहे हो। हाँ सर, इस इक्वेशन में मैं बहुत आराम से स्लोप ढूंढ सकता हूँ। स्लोप ढूंढना कौन सा बड़ा नया टफ मुश्किल काम है। और जैसे ही मुझे स्लोप मिल जाएगी, मैं x1 कॉमा y1 से इस लाइन के परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन जो कि नॉर्मल है, क्योंकि इसकी स्लोप मिल जाएगी तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आपके नॉर्मल का स्लोप होगा, जो कि आप कर लेंगे। मैं रटवाना नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसा ही करना है, बस वो मैकेनिज्म याद रखिए। और उसके साथ जब वो लाइन मुझे इसकी स्लोप अगर निकालनी है तो देखो हम निकाल भी लेते हैं। ये x1 y यहीं रखा, बाकी चीज़ें वहाँ शिफ्ट की, तो देखो x1 y इज इक्वल टू, ये वहाँ शिफ्ट हुआ तो कितना? माइनस y1x प्लस 2c स्क्वायर। मैं पूरे एक्सप्रेशन को अगर x1 से डिवाइड करता हूँ तो देखो पूरे एक्सप्रेशन को x1 से डिवाइड किया तो ये जाता है y1 अपॉन x1 और ये जाता है 2c स्क्वायर अपॉन x1 और ये प्लस c स्क्वायर ऐसा का ऐसा ये है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अब ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या ये कोफिशिएंट नज़र आ रहा है? क्या आपको x का कोई कोफिशिएंट नज़र आ रहा है? आई होप बहुत आराम से दिख रहा है। x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है स्टूडेंट्स? x का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस y1 अपॉन x1। अगर ये कोफिशिएंट है तो क्या मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर यानी इसके नॉर्मल की स्लोप निकाल सकता हूँ? बहुत आराम से सर। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो कि क्या होगा? x1 अपॉन y1। अगर ये इसके नॉर्मल की स्लोप है, ये टेंजेंट है, तो इसके नॉर्मल की स्लोप ये होगी। अगर मुझे नॉर्मल की स्लोप मिल गई है और नॉर्मल किस पॉइंट से पास होता है ये मिल चुका है, ये आपके नॉर्मल की स्लोप है और नॉर्मल आपके किस पॉइंट से पास होता है? x1 कॉमा y1 से। तो क्या मैं नॉर्मल की इक्वेशन नहीं लिख सकता? जब आप उसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो फाइनली आप उसे कुछ ऐसा ही बनता हुआ पाएंगे। जो कि क्या है? गौर से देखो, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। क्या ये भी मुझे याद रखना है? बिल्कुल नहीं। याद रह जाए तो बहुत खुशी की बात है, वरना हम बनाना जानते हैं, वही यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और कोई तरीका? अगर आप डिफरेंशिएट भी करते हैं ना, आई होप आपको याद है dy बाई डी एक्स भी आपको टेंजेंट की स्लोप देता है, तो भी आप कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन तक पहुंचते। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करते, फिर वही बात बनती, कोई नई विशेष बात नहीं होती। इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहूँ, मतलब x1 y1 की जगह मैं इसके पैरामीटर कौन कौन स्टूडेंट्स? सी टी कॉमा सी अपॉन टी यूज़ कर दूँ तो क्या होगा? गौर से देखो सर, आप यहाँ पे x की जगह सी टी और y की जगह सी अपॉन टी रिप्लेस करिए तो आपको पैरामेट्रिकली
टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि बहुत इजीली आप निकाल लेंगे, और उस तरीके से आप नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। t इज इक्वल टू 0 इज गोइंग टू बी द की। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और चीज़ें क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक हाइपरबोला मान लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 16। आपने एक हाइपरबोला क्या माना है स्टूडेंट्स, एक्स वाई इज इक्वल टू 16। क्या ये बात आपको समझ आई? अगर मैंने हाइपरबोला माना एक्स वाई इज इक्वल टू 16, तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? सर ये तो कुछ ऐसा हाइपरबोला दिख रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 16 यानी 4 का स्क्वायर। जैसे ही ये दिख रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, से सीधा सीधा समझ आ रहा है ये अगर आपके स्टैंडर्ड हाइपरबोला से मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ये वही हाइपरबोला है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू अभी क्या है 4। अगर वैल्यूज याद रह जाएं और आप सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम सब निकाल सकते हो तो फटाफट निकाल लो। अगर ना याद रहे तो मैं एक बार और पूरी प्रोसेस दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अब सारी चीज़ें क्लियरली याद रहें। गौर से सुनते जाना, सिंपल सी बात है, और इस बार पूरी क्लैरिटी के साथ हम करेंगे, ठीक है? तो समझते चले जाना, यहीं से पूरा क्वेश्चन ये खत्म होगा। ध्यान से सुनना। ये क्या मान लिया जाए सर, ये आपका वाई एक्सिस है ना? मैं इसे कॉन्ग्रुएंट एक्सिस नहीं कह रहा हूँ, इस मुगालते में प्लीज़ मत रहिएगा। और ये आपका एक्स एक्सिस है ना? और ऑफ कोर्स ये आपके जो दो हैं ये क्या रहेंगे आपके एसिम्प्टोट्स, जिनको लेकर मतलब सॉरी ये रहेंगे आपके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, जिनको लेकर आई होप अब आपका ओपिनियन बहुत सॉर्टेड सा है। इनको लेकर तो आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अब मैं क्या कहूँगा सर, मैं कहूँगा गौर से देखो भाई, ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या बन जाते हैं यहाँ पर, ये बन जाते हैं आपके तय सी बात है आपके एसिम्प्टोट्स। और ये आपका कौन सी लाइन, y इज इक्वल्स टू एक्स आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आपका क्या होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस। आई होप आप ये बातें नहीं भूले हो। मैं इसे उठाकर थोड़ा उधर रख देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो चीज़ें लिखने का और चीज़ें समझने का। आपके हाइपरबोला की इक्वेशन क्या दी है उसने आपको, वो दे रहा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16, जिसे मैं लिख ले रहा हूँ 4 स्क्वायर, जो कि आपके सीधे सीधे आपके एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर से कंपेयर हो रही है। जितनी बातें मैं जान पा रहा हूँ सर, सबसे पहले तो ये कि ये पार्ट फिक्स है जो कि क्या है 0,0। सीधी सी बात, इसकी एसिम्प्टोट्स के बीच कितने डिग्री का एंगल है सर, इसकी एसिम्प्टोट्स के बीच 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी भी फिक्स्ड हो जाती है कितनी, √2। कुछ पॉइंट्स में निकाल लेना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर उनसे जो भी बात वो पूछेगा हम ढूंढ लेंगे, पर पहले मैं एक स्टैंडर्ड आपका हाइपरबोला क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वर्टेक्स तक पहुंचा जा सकता है क्या? आई थिंक हमने एक सीधा सीधा तरीका सीखा है वर्टेक्स तक पहुंचने का। अगर आप भूल गए हो और आपको एग्जाम में फॉर्मूले ना याद रहे, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, तो हम कैसे बनाएंगे उस पर बात करते हैं। सर एक बात बताओ, यहाँ पर आप सीधे सीधे सोचो, ये एक वर्टेक्स और ये एक वर्टेक्स है, इन दोनों वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस आपकी किसके इक्वल होती है सर? दोनों वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस अगर मैं स्टैंडर्ड आपके हाइपरबोला से कंपेयर करवाऊँ, अगर मैं आपको स्टैंडर्ड हाइपरबोला के पास लेके जाऊँ तो बस यहीं से सारी कहानी शुरू हुई थी, अगर आपको याद है। अगर ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो ये आपका क्या हो जाता है, ये है आपका मान लो कॉन्जुगेट एक्सिस, जो कि बहुत बीच में नहीं बन पा रहा है, ये मान लो ये है कॉन्जुगेट एक्सिस और ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस होती है दोनों वर्टाइसेस के बीच की, ये हमारे लिए क्या हुआ करती थी 2a। क्या आपको याद है? आई होप आपको ये बात याद है ना? अब यहाँ पे मैं पॉइंट देख पा रहा हूँ कि अगर मैंने हाइपरबोला और आपके इसको सॉल्व किया तो मुझे वर्टाइसेस मिल जाएंगे। हाइपरबोला क्या है सर? हाइपरबोला है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 16, और आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। अगर जब ऐसे ही रखेंगे तो सीधे सीधे आपको c, 0 सॉरी c, और माइनस c, माइनस c मिलेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो x की जगह यहाँ y की जगह x की जगह y, जो आपको रखना है। तो एक्स स्क्वायर कितना आता है, एक्स स्क्वायर आता है 16, तो x कितना आता है +-4। इससे मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन मिला कि सर वर्टेक्स तो सॉर्ट आउट हो गई। ये क्या होगी 4,4, और ये क्या हो जाएगी सर, ये होगी -4,-4। आई होप ये बात तो आप समझ गए। ये बात तो बड़ी आसान सी है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना? अब क्या, अब मैं इस डिस्टेंस के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप सोचो ये डिस्टेंस क्या होती है सर? ये डिस्टेंस 2a होती है। अच्छा 4,4 और -4,-4 के बीच में कितना डिस्टेंस? आई होप आप जानते हो, हमने सब चीज़ें निकालना सीखी है, पर एक बार मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी प्रोसेस क्लियर है और कैसे करना है वो याद रहे, है ना? तो मैं 4,4 और -4 में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो डिस्टेंस कितनी आ रही है? आई होप आप जानते हो, बड़ी सिंपल सी डिस्टेंस है। आप a, a और -a के बीच डिस्टेंस निकालो, सिंपल सा फॉर्मूला बनता है 2√2 टाइम्स से। देखो ध्यान से, वो क्या बन रहा है 4 - 4 मतलब 4 - 4 यानी क्या 8 का स्क्वायर। ये भी 4 - 4 यानी 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर यानी शैलाई से वो हो जाएगा 2 टाइम्स 8 का स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में आएगा क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला ले रहे हो, तो हो जाएगा 8 टाइम्स √2। तो 2a कितना आता है सर? 2a आता है 8 टाइम्स √2। गौर से सुनना, तो a कितना आएगा सर? a आएगा 4 टाइम्स √2। a टेक्निकली है क्या?
ए है आपकी, ध्यान से सुनना, जो आपकी ए वैल्यू है वो क्या है सर, वो है आपकी यहाँ से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस। गौर से सुना है, बहुत काम की बात है। ए जो है वो है 4√2, ये वैसे भी निकाल सकते थे, कोई नई विशेष बात आपने नहीं की, बहुत आराम सा काम है। क्या है, आप यहाँ पे देखो, आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मतलब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ ना, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूस है 4√2। इससे क्या, इससे मुझे ए पता चला। अब ए से क्या, मुझे ए ई पता चलेगा, और ए ई पता चलने से बात बनेगी। सुनना, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि इसकी फोकस लोकेट आप करते हो, जिसको आप कहते हो ए ई कॉमा 0, पर मैं डिस्टेंस वाइज बात करूँ तो सेंटर से फोकस की डिस्टेंस होती है ए ई। ए है 4√2 और ई कितना है आपकी इसेंट्रिसिटी √2, तो ए कितना आ जाएगा 4√2 इंटू √2, 4 इंटू 2 यानी 8। तो आपकी गौर से सुनना, जो आपकी फोकाएँ हैं वो सेंटर से 8 डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। अब आप सोच के देखो, 8 यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब है, आपका हाइपोटेन्यूस जो है वो 8 है, ऐसे निकालना। अगर हाइपोटेन्यूस 8 है, सोच के देखो, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो तो आपके पास सर ये एक एक्स एक्सेस है, जिससे ये लाइन आपका 45 डिग्री एंगल बना रही है। गौर से देखना, आपको इस पॉइंट तक आना है ना, इस पॉइंट तक आना है, और मुझे पता है कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो है वही ये लेंथ है। गौर से सुनना, मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, और इसका हाइपोटेन्यूस कितना है 8, तो ये ए है और ये ए है। आप समझ रहे हो ना, इसका जो पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो है ए कॉमा ए, तो ये लेंथ भी ए है और ये लेंथ भी ए है, और इसकी ये जो ओरिजिन है और ये आपकी फोकस है, ये इस डिस्टेंस को हम 8 बता रहे हैं क्योंकि ये ए ई है आपका। बात समझ पा रहे हो क्या? अब अगर आपका ए ई जो आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो सुनना ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, गौर से देखना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का हाफ कितना होता है 32। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 32 को क्या मैं 16 इंटू 2 लिखूँ तो चलेगा क्या? तो ए कितना आएगा, देखो ध्यान से, ए आएगा सर 4 टाइम्स √2। आप मेरी बात समझ पाए? ए जब आया 4 टाइम्स √2, ए मतलब ये वो वाला ए नहीं है, रियली सॉरी मैंने ए लिख दिया, मुझे कुछ और लेना चाहिए था। जैसे मैं इसे ले लेता हूँ कुछ भी एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू, जैसे लेट्स से मैं ले लेता हूँ के, है ना, अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया हो तो ये जो सारी कहानी हम कर रहे थे ये इस वैल्यू के लिए कर रहे थे ना, ये टेक्निकली क्या लिया है हमने, के, है ना। ये जो है ये वैल्यू है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 2k स्क्वायर, और ये हो जाता है के स्क्वायर, तो के कितना आता है 4√2। इसे आप अपना किसी लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस से भी यूज़ कर सकते थे, जो हमने लिखा है r cos थीटा r sin थीटा। आप 0,0 से r sin थीटा और r cos थीटा, मतलब x में r cos थीटा और y में r sin थीटा ऐड कर दो भी आप निकाल सकते हो। तो टेक्निकली a, a, यानी इससे मैं क्या कहूँगा, ये आपका कोऑर्डिनेट है k, k, है ना, a, नहीं, a तो ये अलग है ना, ये k है, तो k, k जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 4√2। ये बड़ी बेसिक सी अंडरस्टूड सी बात है, जिसमें मेरे ख्याल से तो आपको कोई डिफिकल्टी अब नहीं हो रही होगी, और आपको क्लियर होता चला जा रहा है कि जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट्स है 4√2, 4√2, याद आ रहा है c√2 हमने निकाला था, और ये c, थे, इसीलिए हमने उसको c स्क्वायर लिखा है। अगर अब आपको चीज़ें समझ आ रही, और जो दूसरी फोकस है वो कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी -4√2 टाइम्स -4√2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक चीज़ें अब बहुत अच्छे से समझ आ रही। इवन डायरेक्ट्रिक्स भी वो पूछता तो आप नहीं बता पाते क्या सर, डायरेक्ट्रिक्स तो और आराम से बता देते। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, a/e, और a/e क्या हो जाएगा सर 4√2/√2, यानी कितना 4। लेकिन फिर वही बात, डायरेक्ट्रिक्स आपकी इस लाइन के अलॉन्ग है, सुनना ध्यान से। जैसे अभी 8 डिस्टेंस गए ना, ऐसा 4 डिस्टेंस गए हो, मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ ये आपका हाइपरबोला बन रहा है, और इसमें ये लाइन है ना, ये आपका सेंटर है 0,0, और इससे आप यहाँ कहीं आए हो, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है 4, है ना, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो ये लाइन जो है ये y = -x के पैरेलल है, कॉन्जुगेट एक्सिस के, याद आ रहा है। अगर मुझे पता चल जाए किस पॉइंट से पास हो रही है तो बात खत्म हो जाएगी। फिर वही बात मैं वापस इस तरीके से सोचना चाह रहा हूँ। तो देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल रहा है जिसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू फिक्स्ड है, और ये हाइपोटेन्यूस 4 है, तो क्या मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ? फिर वही कहानी पूरी फिर से दोहरा लो फटाफट। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 4 स्क्वायर के इक्वल, सुनना, 2 लैम्डा स्क्वायर 16 के इक्वल, लैम्डा स्क्वायर 8 के इक्वल, तो लैम्डा कितना आ जाएगा सर, लैम्डा होगा आपका 2√2। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 2 लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, लैम्डा स्क्वायर विल बी 8, तो लैम्डा विल बी 2√2। अब लैम्डा 2√2 मतलब क्या, ये जो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, ये जो पॉइंट है ये है आपका कितना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2√2, कितना
2√2। वैसे तो हमने इसकी इक्वेशन लिखना सीखी है, बट चूंकि एक बार और हम चीज़ें कर ले रहे हैं इसलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं फाइनली इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सर वो 2√2 से पास हो रही है, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, और उसकी स्लोप क्या है सर, y इज इक्वल टू एक्स पर परपेंडिकुलर है, कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी स्लोप कितनी है -1 है ना। दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी हम निकाल लेंगे, पहले इसे निकाल लो। तो देखो ये क्या आएगा y माइनस y1, सो y माइनस 2√2 इज इक्वल टू n, यानी कितना -1, x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2√2। इसे ज़रा सिंप्लीफाई करो, आपको सीधा सीधा निष्कर्ष दिखेगा क्या, ये x इधर आया तो ये हो जाता है x प्लस वाई, और ये -2√2 उधर गया तो +2√2 में 2√2 और ऐड किया तो कितना हो जाएगा 4√2। दूसरी भी आप आराम से बता सकते हो, जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस पर फीट है वो है -2√2 -2√2, उसकी भी स्लोप यही है क्योंकि वो भी कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल, और दोनों डायरेक्ट्रिक्स आपस में पैरेलल होती है, तो आप लिखेंगे y माइनस y1, सो y माइनस 2√2 यानी ये -1 इंटू एक्स माइनस x1, तो हो जाएगा x प्लस 2√2। आप देख पा रहे हो कैसे हो रहा है, ये -x इधर आ रहा है तो x प्लस वाई, और क्या ये -2√2 है, ये भी उधर गया तो हो जाता है -4√2, जो हमने सीखा था, अगर आपको याद आ रही है बातें तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जा रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू +-4√2 है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर यहाँ होती, मैं बना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होती है ना, वो किसके पैरेलल होती है, ऑफकोर्स वो आपके कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होती हैं, राइट। तो अगर वो कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होती तो एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होती और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होती है ना। और इन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम क्या निकाल पा रहे हैं सर, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू, आई थिंक 4√2 था ही था ना, एक बार बस क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये था 4√2 और -4√2, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, बिल्कुल सही 4√2, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू -4√2। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत कठिन काम तो हम नहीं कर रहे। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई। लेटेस्ट रैक्टम भी निकालने को कहेगा तो निकाल लेंगे, पर अब वो क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी, मेरे ख्याल से हमने वर्टाइसिस निकाल दिए। वर्टाइसिस क्या है सर, वर्टाइसिस आपके आए 4,4 और -4,4, मतलब उसे मैं कंबाइंड मैनर में क्या लिख सकता हूँ, +-4, +-4। अच्छा, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या आपको याद है, हमने निकाल लिया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब क्या, 4,4 से -4,4 के डिस्टेंस याद करिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका 2a जो हमने निकाला था, आप फिर से निकाल लो। 4 माइनस -4 8 का स्क्वायर 64, और ये भी 8 का स्क्वायर 64। आप समझ पा रहे हो ना, 2 टाइम्स 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स √2। तो जो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आएगी वो कितनी होगी सर, वो होगी आपकी 8 टाइम्स √2। भूले तो नहीं हो। फोकाई, सर फोकाई भी हमने निकाली है, याद करो फोकाई क्या आ रही है सर, फोकाई आ रही है +-4√2, +-4√2 है ना। तो +-4√2, +-4√2। आई होप बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है बातें, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है अब इस पर, है ना। लेटस रैक्टम के बारे में पूछ रहे हैं, सोच के बताओ सर लेटस रैक्टम क्या होगी। ये तो आसान काम है, क्यों, क्योंकि लेटस रैक्टम भी वही लाइन है जो उनके पैरेलल है। आप ऐसे सोच लो, 4√2, 4√2 से पास हो रही है, और इसमें एक बात पता है सर कि लेटस रैक्टम भी जो होती हैं आपकी डायरेक्ट्रिक्स या कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ये बात आप जानते हो ना कि आपके डायरेक्ट्रिक्स हो गए, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गए, ये सब पैरेलल होते हैं, अगर आप भूले नहीं हो तो। मतलब इस लाइन को मैं उठा के यहाँ रख दूँ तो ये आपकी लेटस रैक्टम बन जाएगी, और इसी तरीके से इस लाइन को उठा के मैं वापस यहाँ रख दूँ, इस फोकस से पास करवा दूँ, तो वो आपकी ये वाली लेटस रैक्टम बन जाएगी। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई कंसर्न तो नहीं है भाई। आई होप बातें समझ आ रही हैं। अब अगर मैं इसी बात पर आपसे बात करूं तो गौर से सुनिएगा। लेटस रैक्टम की इक्वेशन सर आसान है, आप चाहें तो यहीं से सोच के लिख सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है सीधे सीधे प्रॉपर्ली निकालना तो वैसे भी निकाल सकते हो। एक बात बताओ, ऐसे सोचो, ये सब लाइंस पैरेलल हैं तो इक्वेशन वही बननी है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इवन ये भी आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ना। ये जो है आपका y इज इक्वल टू -x है, तो इन सब में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आना तय है। यानी आपके लेटस रैक्टम की इक्वेशन में भी x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग होगा, और यहाँ भी आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग होगा। इवन आप उसका निकाल लीजिए, इसका नेगेटिव रख दीजिए, क्योंकि देखो ना आप, ये -4√2, ये +4√2, आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आप सोच के देखो, इस 4 और इस 4 ने कुछ हेल्प की क्या, कुछ मत करो, इसका √2 टाइम्स ले लो। यहाँ पे क्या लिखा है 4√2, तो 4√2 का √ टाइम्स 4 × 2 यानी 8। नहीं समझ आया, ध्यान से देखो क्या करना है, मैं आपको हिंट दे रहा था पर आपको नहीं क्लिक हो रहा है, तो ऐसे देखो, एक लाइन है जिसकी स्लोप है -1, और वो किससे पास हो रही है 4√2, 4√2 से। आपको बात समझ आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोचो y - y1 तो 4√2,
इज इक्वल टू एम, एम यानी कितना, एम यानी -1, मैंने कुछ तो गलत बोला है, हाँ मैंने शायद गलत बोला है, मैं रियली सॉरी फॉर दैट, उसको करेक्ट करेंगे हम। -1 x माइनस x1 है ना, जो अभी मैंने जस्ट बात कही थी कि √2 टाइम्स कर दो, वो गलत है, वो तरीका गलत है, और इसीलिए हम ये क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं। ध्यान से देखो, -x इधर आए तो कितना हो जाएगा x + y, और यहाँ पर वो टेक्निकली कितना आएगा, गौर से देखो 4√2 है, ये 4√2 है, तो ये आएगा 8√2 है ना, √2 तो उसमें चलेगा, और इस तरीके से होगा तो ये होगा 8√2, क्योंकि डिस्टेंसेस वैरी कर रही है ना, अलग अलग डिस्टेंस है, मैंने वो मन से गलत लिया, तो ये हो जाएगा x + y = 8√2, और ये हो जाएगा x + y = -8√2, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, है ना। तो x + y = +-8√2 आपकी क्या हो जाएंगी, आपके लेटेस्ट रैक्टम की इक्वेशन। तो x + y = +-8√2। अच्छा मान लो वैसे जनरली वो लेंथ पूछता, वो इक्वेशन पूछता तो लिखता इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रैक्टम, यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रैक्टम पूछ रहा है। अब लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ कैसे निकालेंगे, गौर से सुनना, आसान सा तरीका है। एक बात बताओ, इसमें अगर मैं लेटेस्ट रैक्टम के एक्सट्रीम्स पता कर लूँ, लेटेस्ट रैक्टम के एक्सट्रीम का क्या मतलब है, गौर से सुनना, सिंपल सी बात है। जैसे कि सर ये आपका हाइपरबोला के कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये आपका हाइपरबोला है, ये आपका जो हाइपरबोला है, मान लो ये आपकी लेटेस्ट रैक्टम है ना। लेटेस्ट रैक्टम में फोकस कहाँ है, लेटेस्ट रैक्टम में फोकस है 4√2, लेटेस्ट रैक्टम में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4√2, 4√2। क्या बात आपको समझ आ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, तो इस लाइन की हमने इक्वेशन निकाली, जो कि क्या आती है सर, x + y = 8√2। आई होप ये बात आपको याद है, हमने निकाली अभी, x + y = 8√2। अब अगर मैं आपसे कहूं सिंपल सी बात कि x + y = 8√2 और आपका हाइपरबोला क्या है, xy = 16, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो क्या मुझे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो अब हम वही काम करने वाले हैं। क्या ये बात आपको समझ आ रही, तो गौर से देखो भाई, मैं यहाँ से y की वैल्यू उठा के रखता हूँ, y की वैल्यू कितनी आ रही, चाहे y की रख दे चाहे x की रख दे, जो आपको ठीक लगे, है ना। y की वैल्यू रख देते हैं, तो गौर से देखो भाई, जैसे आप y की वैल्यू पास करते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, 8√2 - x, ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका x टाइम्स 8√2 - x, है ना, x टाइम्स 8√2 - x = 16। मुझे एक क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, ट्राई करते हैं, x × x² है ना, तो इसको मैंने शिफ्ट किया और फिर ये हो जाएगा 8√2 टाइम्स x और वो 16। जब ये क्वाड्रेटिक बनेगा तो इसके 2 रूट्स आएंगे, आई होप आप समझ पा रहे हो, और उससे मैं x की 2 वैल्यूज निकाल पाऊंगा, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, और उसी से मैं y की भी वैल्यू निकालूंगा। मैं बस कह रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट निकालो और ये पॉइंट आपको पता है, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे ना, बस उस डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ का हाफ निकाल लोगे। लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ का जैसे ही आपको हाफ मिलेगा, आप उसका डबल कर देंगे, फुल लेंथ आपको मिल जाएगी लेटेस्ट रैक्टम की। ये पॉइंट आपको समझ आया, गौर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ी सिंपल सी बात, देखो x वहाँ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√2 टाइम्स x, ये हो जाएगा -x² = 16। ये पूरे पार्ट को वहाँ शिफ्ट किया तो क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है x²। गौर से देखना, बड़ा सिंपल सा सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन है और बहुत मज़ेदार सा एक्सप्रेशन है। ये उधर आए तो कितना हो जाता है सर, ये होता है -8√2 टाइम्स x, अगर आप गौर से देख रहे हो तो, और ये कितना दिख रहा है, +16 = 0। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है, क्या आपको एक मज़ेदार सी चीज़ नज़र आ रही, नहीं तो गौर से देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो या डिस्क्रिमिनेंट निकालो या श्रीधर आचार्य लगाओ, जैसे लगाने लगाओ, पर पहले देख लो x² वहाँ है तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब ध्यान से देखना, अगर मैं a² + b² + 2ab लगाता तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, प्रॉब्लम क्या है सर, देखो a² दिख रहा है, x², b² भी दिख रहा है, पर ये 2ab जैसा नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो वो तो लगना शायद मुश्किल है। लेकिन क्या मैं इसमें ऐसा देख पा रहा हूँ, गौर से देखना, क्या मैं इसे अगर ऐसा लिखूँ, है ना, -8 -4 टाइम्स √2 और 4 टाइम्स √2, तो वो जाएगा 4 × 4 16, लेकिन उसमें तो प्रॉब्लम है ना, तो मैं श्रीधर आचार्य लगाता हूँ ताकि मेरी सारी प्रॉब्लम्स फटाफट सॉल्व हो और हम काम की बात करें। बस एक बार मैं क्रॉस चेक लेता हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि y कितना आता है, y आया आपका 8√2 - x, है ना, और वहाँ से आप आए, यहाँ पे रखा आपने 8√2 - x, तो ये निकल कर आया। बस एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये जो लाइन की इक्वेशन थी ये यही आ रही थी ना, 4√2 आपका एक पॉइंट था, बिल्कुल आपका ए डिस्टेंस हमने निकाला था 4√2, है ना, ए कितना था, मैं बस एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि मैंने कहीं पर कोई गलती तो नहीं की, ताकि हमारा कैलकुलेशन सही चले, क्योंकि मुझे वो इक्वेशन थोड़ी सी सॉर्टेड सी नहीं लग रही। ए है 4√2 और ये है आपका ई, तो ए तो 8 है,
अगर AE 8 है तो मैं ये गलत क्यों लिख रहा हूँ, मैंने पता, अच्छा ये तो डिस्टेंस है ना, AE तो डिस्टेंस है, तो इससे हमने K निकाला कि आपका आया था 4√2, बिल्कुल सही, सॉर्टेड है कहानी, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो 4√2 से हम आगे बढ़े, तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन निकली। अब गौर से देखना, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम यह है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए 16, है ना, और सम चाहिए -8√2। तो 16 बनाने के लिए मुझे एक तो 8 और 2 दिखता है ना, तो 8 और 2 बनाने की अगर मैं कोशिश करूं, 8 और 2 तो 8 × 2 16, लेकिन वो √2 के कारण मेरा थोड़ा सोचना हैम्पर हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, श्रीधर आचार्य लगाता हूँ, ज़्यादा नहीं सोचते, है ना। तो क्वाड्रेटिक क्या है सर, क्वाड्रेटिक है x² - 8√2 टाइम्स x + 16, है ना, इसे ही सॉल्व करते हैं। x² - 8√2 टाइम्स x + 16 = 0। आई होप यही आपकी इक्वेशन है, x² - 8√2 टाइम्स x + 16 = 0। अब क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बात बन जाती, पर हमारे लिए वो अभी सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर श्रीधर आचार्य लगा रहा हूँ, -b, यानी कितना, 8√2 ± b², 8√2 का स्क्वायर 64 × 2, वो कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा आई थिंक 132, सही बोल रहा हूँ क्या, 132 क्यों बोला मैंने, आई एम रियली सॉरी। 62 का डबल कितना होता है, 62 का डबल क्यों मिस कर रहे हैं हम, 128 होगा ना, 132 क्यों मैंने बोला, शायद वो 2 की पावर 5 में मैं चला गया, तो ये हो जाएगा 128, है ना। तो ये हो जा रहा है b² -4ac, -4ac क्या, -4ac होगा आपका 16 का 4 टाइम्स, 16 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 64, ये हो जा रहा है इसका डबल। आई होप ये आपको दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 2 है, हम कर सकते थे, पर वो √2 के कारण ना सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और कुछ खासा फर्क नहीं आया है ना। ये आपकी x की वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। अब गौर से देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछूँ तो देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये हो जा रहा है 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8, तो ये आता है 8√2 टाइम्स ±8 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 128 64 का डबल है, तो बचा 64, उसका √8, है ना। और अगर यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखो x की क्या वैल्यूज़ आएंगी, x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी 8 कॉमन लिया 4, मतलब 4 बच रहा है, तो ये बचता है 4√2 ± 4। तो आपका जो x कोऑर्डिनेट आया है वो है 4√2 ± 4। अब आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट तक जाने के लिए आप या तो हाइपरबोला में पास करो, या मैं कह रहा हूँ इसमें पास करो तो ज़्यादा आसान है। तो y कितना है, y है 8√2 - x, y कोऑर्डिनेट कितना है भाई सर, y कोऑर्डिनेट है 8√2 - x। तो मैं x की जो हमने दो वैल्यूज़ निकाली हैं एक एक करके रखते हैं, है ना। पहली वैल्यू रखते हैं 4√2 ± 4, है ना। तो जब ये मैं रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है, 8√2 माइनस करना है ना, तो ये हो जाता है -4√2 और +4 क्या हो जाएगा, -4। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 में से 4 गया तो कितना, 4√2 - 4। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये आपका आ जा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से जब मैंने 4√2 - 4 पास किया, है ना, तो देखना क्या आता है सर, तब आता है आपका y = 8√2 अब -x, तो ये हो जाएगा कितना, 4√2 तो माइनस ही होगा, तो ये होगा -4√2। एक छोटा सा फर्क आना है बस सिग्नेचर का, ये -4 है तो क्या हो जाएगा +4। गौर से देखो भाई, तो y कितना आएगा सर, y आएगा देखो ध्यान से 4√2 + 4। आप मेरी बातों से कंफ्यूज्ड तो नहीं है, क्या ये बात आपको समझ आ रही है। खैर मैं कहूँगा लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने का एक और तरीका हो सकता था बिना कोऑर्डिनेट्स निकाले। वो तरीका क्या होगा सोचना, पहले आप जब निकाल लिया तो इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है सर, x कोऑर्डिनेट आ रहा है 4√2 + 4, तो उसके अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 4√2 - 4। और दूसरे एंड का जो लेटस रेक्टम का दूसरा एंड है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 4√2 - 4, है ना, 4√2 - 4, 4√2 + 4। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना करने के बजाय हम एक और छोटा सा काम कर सकते थे। क्या, सुनना, एक छोटा सा काम ये होता, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या हम ये जानते हैं कि लेटस रेक्टम की लेंथ में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स आपको यूज़ करते हैं। अगर मैं लेटस रेक्टम की लेंथ की बात करूँ, अगर मैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला पर आऊँ वापस, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपसे एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करना चाह रहा हूँ इसके, तो इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है। मान लो वो क्वेश्चन तब वाजिब है जो अभी हमने किया वो तब, जब मुझे लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम्स पूछे जाएँ तो मैं ऐसे निकालूंगा, काम की बात है ना, याद रखना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो तरीका सही नहीं है, या आदर्श तरीका, या एक अच्छा तरीका नहीं है लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने का। क्यों, क्योंकि समझो बात को, लेटस रेक्टम की लेंथ ही तो है, लेटस रेक्टम की लेंथ ही तो है। तो लेंथ के लिए हमने जो इस वाले हमारे स्टैंडर्ड हाइपरबोला में सीखा था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो हमने सीखा था 2b² / a। अब सर यहाँ पे a और 2 तो पता है, लेकिन b² का क्या करें, b² पता करने के लिए क्या सोचेंगे,
हम जानते हैं सर बी और ए का रिलेशन, तो आप कैसे भूल गए सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है मतलब सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जहाँ इसेंट्रिसिटी आप √2 लिखते हो वहाँ पे ए और बी इक्वल होते हैं। आई होप ये बहुत मेस्ड नहीं लग रहा है आपको। तो अगर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आप 2b² a कह रहे हो तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये बी और ए इक्वल है तो ये हो जाता है 2a² a। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या हो जाती है 2a, और 2a हम जानते हैं 2a क्या है सर, a अभी निकाला था, a कितना आया था 4√2। अगर a आया था 4√2 तो a का डबल कितना आ जाएगा 8√2। तो 8√2 क्या होगी भाई आपकी, 8√2 आपकी लेटस रेक्टम की लेंथ होगी, है ना। तो इसमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेटस रेक्टम की अगर वो लेंथ पूछता तो होती 8√2। मैं बताता हूँ फंसे का, हम फंसे यहाँ, सुनना ध्यान से। प्रॉब्लम हमने पता है क्या की, सुनना ध्यान से। मैं एक आपको पजल बताता हूँ। मान लो आपके पास एक कार्डबोर्ड की शीट है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एक स्क्वायर कार्डबोर्ड की शीट है ना। अब उस शीट को क्या करा, आपने इस तरीके से 4 हिस्सों में बांटा। आपके पास क्या है, एक स्क्वायर कार्डबोर्ड की शीट है, उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। मैं कार्डबोर्ड की शीट भी बना ही देता हूँ। ये मान लो आपकी कार्डबोर्ड की शीट है जो कि स्क्वायरिश आपका शेप है ना। आई होप दिस लुक्स लाइक अ स्क्वायर, इफ यू ऑल एग्री विद दैट, एवरीवन विद मी सो फार। ये आपका एक स्क्वायर दिख रहा होगा आप सभी को, इफ यू ऑल एग्री विद दैट। ये हमारा एक स्क्वायर बना है। हमने क्या किया, इस स्क्वायर को 4 हिस्सों में बांटा। हमने इस स्क्वायर को 4 हिस्सों में बांटा इस तरीके से, है ना। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, बड़ा मज़ेदार सा तरीका है, देखते हैं कितने लोग इसको क्रैक कर पाते हैं। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने इस शीट को 4 हिस्सों में बांटा है ना। तो इस शीट को जब 4 हिस्सों में बांटा तो ये पहला पोर्शन है, आई होप आप देख पा रहे हो। ये जो क्वाड्रेंट है ये आपका सेकेंड पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये मान लो आपका थर्ड पोर्शन है। और आप भी इसे अपनी शीट पर ड्रॉ करिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। आई विल बी रियली हैप्पी अगर आप ये पजल सॉल्व कर पाते हैं तो, और मुझे कमेंट में लिखकर बताना अगर आपने पजल सॉल्व कर लिया है तो। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा, इसमें हमने एक काम और किया है। हमने एक काम ये किया है कि मैंने इस शीट में से कुछ हिस्सा काट के निकाल दिया। कुछ हिस्सा काट के निकाल दिया का क्या मतलब होता है सर, कुछ हिस्सा काट के निकालने का मतलब होता है कि मैंने यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लेकर आया। मान लो ये वो लाइन है, सुनते जाइए, काम की बातें हैं। सेम ये लाइन यहाँ तक भी एक्सटेंड की कुछ इस तरीके से, सुनते जाइएगा, बहुत काम की बातें हम कर रहे हैं। और इस लाइन को यहाँ तक मैं लेकर आया इस तरीके से, ये वो लाइन है मान लिया जाए, और इस लाइन को यहाँ पर मिलाया इस तरीके से। ये कुछ हमने ऐसा किया। क्या ये बात आप सब समझ पा रहे हैं? अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हो ये बताओ। ऐसा करने का रीज़न है, ऐसा करने का रीज़न ये है कि मैंने इस हिस्से को काट के निकाल दिया, हिस्सा हटा दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट रीजन कितना है, तो ये जो देख रहे हैं आपका फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन और ये फोर्थ रीजन है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? सवाल है, स्क्रीन पॉज करिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए फिर पॉज करना। ये जो फर्स्ट रीजन है इसे 2 हिस्सों में बांटिए। I'll call you a logically sound person। आप अपना फर्स्ट लेवल पास कर लेंगे इंटेलिजेंस का। अगर आपने चारों लेवल पास कर लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप फर्स्ट लेवल पास करते हुए पाए जाएंगे इंटेलिजेंस का अगर आपने इस फर्स्ट सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया। आई होप स्क्रीन पॉज करके सभी ने ट्राई किया, और कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी होगा शायद कि सर सिंपल सा काम है, इसे डायगनली यहाँ पर कनेक्ट कर दो। तो जैसे आप इसे डायगनली कनेक्ट करते हो तो आप इसको 2 हिस्सों में बांट देते हो। कौन से 2 हिस्से सर? एक तो आपका ये हिस्सा और एक आपका हिस्सा। जब मैं कह रहा हूं 2 हिस्सों में बांटने की, तो वो हिस्से ना कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है ना सिर्फ शेप सिमिलर हो बल्कि एरिया वाइज भी वो सेम हो, एग्जैक्ट सेम। क्वेश्चन समझ आया? अच्छा सर, अगर आपने फर्स्ट लेवल हमसे पार करवाया तो सेकंड लेवल क्या है? सेकंड लेवल है कि अब जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये जो सेकंड जोन है, क्या आप इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं? सॉरी, 3 हिस्सों में। इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा। स्क्रीन पॉज करिए और मुझे इसे 3 हिस्सों में बांट के बताइए कि आप इसे 3 हिस्सों में कैसे करेंगे। तो तरीका आसान है। 3 हिस्से मतलब क्या? आई होप आपने स्क्रीन प्ले किया तो आप कहोगे कि देखो सर, एक लाइन तो यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये वाली एक लाइन तो आप ये वाली ड्रॉ कर लो, है ना। दूसरी लाइन क्या बना लो सर? दूसरी लाइन आप यहाँ से ये बना लो। तो जैसे ही आपने ये लाइन बनाई, हो सकता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ना दिखे क्योंकि बहुत प्रिसीजन के साथ नहीं बना रहा हूँ, पर 1 2 3 ये 3 बराबर हिस्से बने। जैसे 2 बने थे, ऐसे 3 हिस्से बन गए। लगभग सेम ही है वो, बस मैंने इसको थोड़ा ठीक नहीं बनाया, तो वरना वो तीनों सेम लगते। पर ये तीनों शेप बराबर बन गए, इफ़ यू ऑल एग्री विद दैट। सहमत हैं आप इस बात से? अगर आपने भी ऐसा कर लिया था तो अब आप अपने को सेकेंड लेवल पर ला सकते हैं। अब आप अपना इंटेलिजेंस का मेजरमेंट आप सेकेंड लेवल तक क्रॉस कर चुके हैं। एक काम करते हैं, थर्ड आपका टेस्ट करते हैं। थर्ड टेस्ट में अक्सर कई सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट आई वुड से। इसके बाद और टफ बढ़ाएंगे, टफनेस लेवल हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो थर्ड लेवल पे मैं अगर आपको लेकर जाऊँ तो थर्ड लेवल पे मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, इसे
3 नहीं 4 हिस्सों में बांटिए। इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा, इसे 3 में, इसे 4 हिस्सों में बांटिए। करके बताइए, इसे 4 हिस्सों में बांटिए। कोई स्टूडेंट जो मेरी हेल्प करेगा इसे 4 हिस्सों में बांटने की, स्क्रीन पॉज करिए। इसे जब आप 4 हिस्सों में बांटना चाहेंगे तो मेरा सजेशन होगा, हिंट होगा कि यही शेप जिसे हमें 4 हिस्सों में बांटना है, यही शेप हिंट है। मतलब कि अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, गौर से सुनिएगा, अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं, एक लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ कर दूं, गौर से सुनते जाइएगा, और एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं यहाँ, और एक लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ कर दूं यहाँ, और फिर मैं कुछ नहीं करूं, बस एक लाइन यहाँ खींच दूं कुछ इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ खींच दूं कुछ इस तरीके से। अगेन वो बहुत एकदम सेम नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने बहुत प्रिसीजन के साथ नहीं बनाया है, पर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स अब इस बात को देखेंगे कि सर देखो, ये रहा आपका पहला हिस्सा, आप देख पा रहे हो ना, ये मान लो पहला हिस्सा है, ये रहा आपका दूसरा हिस्सा, आई होप आप देख पा रहे हो, ये रहा आपका तीसरा हिस्सा, और ये रहा आपका चौथा हिस्सा। इफ़ यू ऑल एग्री विद दैट, बहुत प्रॉपरली वो नहीं बने क्योंकि मैंने बहुत सिमेट्रिकली चीज़ें ड्रॉ नहीं की, बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि हमने इस जोन को 4 हिस्सों में बांट दिया। आपने अगर ये कर लिया था, जो कि शायद सारे स्टूडेंट्स ना कर पाए हों, पर अगर आपने कर लिया था तो आप 3rd लेवल भी क्रॉस कर चुके हैं। इस लेवल को क्रॉस करिए और आप अपने आप को जीनियस कहेंगे, है ना। सुनिएगा ध्यान से। 4th लेवल का जो आपका क्वेश्चन है वो ये आता है सर कि इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा, इसे 3, इसे 4, आप इसे 5 हिस्सों में बांट के बताइए। जिस भी स्टूडेंट ने इसे कर दिया, मुझे बहुत गर्व, बहुत प्राउड की अनुभूति होगी अगर आप इस पार्ट को कर पाए। इस हिस्से को 5 हिस्सों में बांटिए, इस जोन को 5 हिस्सों में बांटिए। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिएगा। मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे दिमाग लगाए होंगे। दिमाग कैसे लगाए होंगे? दिमाग कुछ ऐसा करके कुछ ऐसा कर रहे होंगे, कुछ बहुत अलग अलग तरीके के शेप बना रहे होंगे, कुछ ऐसे शेप, कुछ ऐसे शेप, कुछ ऐसे शेप बना रहे होंगे। बहुत सारी डेढ़ अक्ल लगाई होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, इफ़ यू ऑल आर सीइंग दिस। पर मैं कह रहा हूँ, इतना मेहनत क्यों करना है लाइफ में भाई साहब? इतनी मेहनत आपको करने का शौक क्यों है, ज़रा मुझे बताएं। 5 हिस्से ही तो करने थे ना, तो 5 हिस्से आपको नहीं दिख रहे क्या कि 5 हिस्से करना तो सर बहुत आसान था, आपने हमें थोड़ा सा घुमा दिया। 5 हिस्से करना तो बहुत आसान था, हम थोड़ा घूम गए। आप देखो ना, ये 5 हिस्से, 1 2 3 4 5, इतना आसान, इतना महज, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। पर मेरा यकीन है जब आप इस क्वेश्चन पर आए जो कि सबसे आसान था, आप इसे बहुत अलग अप्रोच के साथ सोच रहे थे। यही ब्रेन गेम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस करती है। वो एक आसान क्वेश्चन देते हैं, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर अगर एक आसान क्वेश्चन भी आता है ना, तो हमारा माइंड इस तरीके से सोचने का आदी हो चुका था कि हम आसान क्वेश्चन को भी टफ अप्रोच से सॉल्व कर रहे होते हैं। यही अभी हमारे साथ होगा कि हम सॉल्व करते चले जा रहे थे, और जब लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी हुई तो मैं कहाँ चला गया कि लेटस रेक्टम की इक्वेशन निकाली, फिर हमने हाइपरबोला की इक्वेशन से सॉल्व किया, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाले, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, जो कि बेवकूफ़ी है। अरे भाई, लेटस रेक्टम की लेंथ तो हम जानते हैं ना, 2b² है, और 2b² क्या कहती है? 2b² में सर अब b और a कैसे डील करोगे? अरे भाई, b और a सेम है क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो वो हो जाता है 2a² यानी 2a, और 2a हम निकाल चुके हैं कई दफा। बस इतना सा एक क्वेश्चन था जिसमें इतनी लंबी कहानी हमने बेवजह गढ़ी। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप चीज़ें मत करिएगा कभी भी, ये बात याद रहेगी। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर वो पूछा है डायरेक्ट्रिसाइसिस। सर ये निकाल चुके हैं, आप बस घुमा रहे हो बातों को। डायरेक्ट्रिसाइसिस क्या थी भाई? अगर मैं डायरेक्ट्रिसाइसिस तक पहुँचूँ तो वो थे आपके x + y = 4√2 और x + y = -4√2। तो इनकी जो इक्वेशन आएगी सर वो होगी x + y = ±4√2। ये सारे पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, सुनते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 2,8। टेंजेंट एट नॉर्मल एट 2,8 कौन सा हाइपरबोला सर? xy = 16। सर ये कौन सी बड़ी बात है? देखो भाई, xy = 16 मैं अगर मैं आपसे टेंजेंट ड्रॉ करने को कहूँ, मुझे नहीं पता सर, पर इस पर एक पॉइंट है 2,8। इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट है 2,8। देखो ना आप, 2 × 8 16। तो मुझे अगर टेंजेंट बनानी है तो मैं तो t = 0 से बनाऊंगा। और t = 0 क्या कहता है? गौर से देखो, t = 0 कहता है x को x + x1/2, y को y + y1/2 से, x² को x(x1), y² को y(y1), पर जो चारों ही यहाँ नहीं है, एक नई टर्म है xy, तो xy को x1y मतलब 2y प्लस xy1 मतलब, आई होप आप समझ पा रहे हो, डिवाइडेड बाय 2 माइनस
16 इज इक्वल टू 0, ये वही है एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर में मैंने टी इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, देखो ध्यान से, 4x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि इतनी आसानी से ये टी आपकी मदद करेगा और आपको आंसर निकालने में हेल्प करेगा, जिससे कहीं नहीं जाना आपको। कितना आसान था ये आपकी हो गई टेंजेंट की इक्वेशन 4x प्लस वाई माइनस 16। और अगर 2,8 पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो टेंजेंट की स्लोप निकालो। सर y को उधर भेजो या 4x माइनस 16 को उधर भेजा तो y कितना हो जाता है, माइनस 4x प्लस 16। बिल्कुल सही बात है। तो आपको स्लोप दिख रही है क्या, हाँ सर स्लोप आ रही है -4। ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट की। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी, अगर ये -4 है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा 1/4। एक लाइन जिसकी स्लोप है 1/4 और जो 2,8 से पास होती है, इक्वेशन नहीं लिख सकते हो क्या, वही तो नॉर्मल होगा। तो वो कितना हो जाएगा सर, देखो y माइनस y1 तो y माइनस 8 इज इक्वल टू m यानी कितना 1/4, x माइनस x1 यानी कितना x माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़रा सिंप्लीफाई कर लो। अगर आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है तो आप लिखोगे 4x माइनस 8 का कितना 32 इज इक्वल टू x माइनस 2। इसे थोड़ा इस तरफ शिफ्ट, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, x क्यों लिखा मैंने से, है ना, ये 4y है, ये कितना होगा 4y। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब अगर आप y को उधर ले जाए, अगर आप y को उधर ले जाना चाहें तो ये हो जाएगा x माइनस 4y। और छोटा सा काम क्या कर लो, 32 को उधर लेके गए तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो गई इस कर्व की टेंजेंट किस पॉइंट पर, 2,8 पर, और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल 2,8 पर। ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं, आपको नजर आ रहा है ये इतने आसान महज क्वेश्चन है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आपको रटना पड़ रहा है, इसके लिए कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं पता है। तो आई थिंक हम हर एक चीज करते चले जा रहे हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू 2,3। आप समझना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट समझ रहे हो ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है, गौर से सुनना, कि अगर ये हाइपरबोला है, यहाँ कहीं पॉइंट है कोई, क्या 2,3, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है कि 2,3 से आप पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करो। तो एक बेवकूफ़ अप्रोच क्या होगी कि मैं पहले 2,3 से दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, जैसा हम अभी कर रहे थे, फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं। ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे इनकी मैं क्या लिखूं, इक्वेशन। पर इतनी मेहनत क्यों करनी है सर आपको जीवन में, जीवन कितना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन है x y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और अगर कोई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन पूछता है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इस हाइपरबोला की, ये हाइपरबोला कौन सा है ना, एक्स वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0 की क्या ढूंढनी है मुझे, इसकी मुझे क्या चाहिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किस रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्टिव पॉइंट में, विद रिस्पेक्ट टू 2,3। सर वो तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ऐसे ही मतलब t इज इक्वल टू 0 से। तो t इज इक्वल टू 0 पास कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे, सुनिएगा, जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पास किया, फिर वही बात, एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे, एक्स वाई की जगह रखना सर आप x1y, x1y मतलब 2y प्लस y1x यानी कितना 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगी कितनी 3x प्लस 2y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। आप समझ पा रहे हो, इतने आसान है ये क्वेश्चंस। कोई कहे कि नहीं सर बहुत अजीबोगरीब बातें पूछ रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये इतनी आसान, सिंपल, साधारण और डायरेक्ट चीज़ें जिसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ है ना। इसके बाद क्या, इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है वो, इसके बाद हमसे, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, कॉर्ड विच गेट्स बाइसेक्टेड एट 5,6। अरे भाई, कॉर्ड विच गेट्स बाइसेक्टेड एट 5,6। अगर मुझे कोई कॉर्ड पूछी जा रही है जो बाइसेक्ट हो रही है 5,6 पर, आई होप आप ये सिनेरियो इमेजिन कर पा रहे हो। सिनेरियो क्या है सर, इस बार ये कॉर्ड है, इस बार ये कॉर्ड है, लेकिन इस कॉर्ड का मिड पॉइंट मुझे पता है 5,6। आप समझ पा रहे हो सर, अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दिया जाए तो भी हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सर कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट दे दिया जाए तो आराम से कैसे निकाल लेंगे, अरे भाई ये तो और आसान काम है। आप कर्व बताओ सर, कर्व क्या है, कर्व आपका यही है, कौन सा भाई, एक्स वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और उस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है 5,6। तो अगर मुझे कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दिया जाए, कर्व दे दिया जाए, तो आप t इज इक्वल टू s1 से क्या कॉर्ड की इक्वेशन नहीं लिख सकते हो। आई होप आपको ये बात याद आ रही है। हमने हर कर्व के लिए डिस्कस किया है और मैंने हर बात के लिए कही है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और कोई भी कर्व दे दिया जाए आप बस ये अप्लाई करो। यही तो बात मैं बार बार एम्फेसाइज करके आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ t, तो t क्या होगा, 5,6 के लिए t लिखो, है ना। तो एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे क्या, 5y प्लस 6x अपॉन 2 माइनस 16 इज इक्वल टू S1। S1 मतलब इस कर्व में आप
5,6 पास कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा सर? हो जाएगा 5 × 6 माइनस 16। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? और अगर मैं यहाँ से चीज़ें निकालूँ तो आई होप आप निकाल सकते हो। देखो ये तो दिख रहा है मुझे 6x + 5y है ना, ये कितना दिख रहा है -32, और जब ये वहाँ गया 2 तो देखो 30 - 16 आई थिंक 14, 14 का डबल कितना? 14 का डबल आई थिंक 28, बस सही लिख रहा हूँ ना? 30 - 16 क्लियर सी बात है 14, 14 के लिए 2 आया तो 28, 28 इधर आया तो -28, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? 6x + 5y है ना। अगर 28 ऐड किया तो 32 + 8 40, 40 + 2 60, तो कितना आ जाएगा? -60 = 0। आप चाहें तो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से 6x + 5y -60 आपकी क्या आ जाती है? आपकी इसकी, कहाँ गया हमारा कर्व, ये आपकी इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाती है। अब आप एक छोटी सी बात मुझे बता दो, अगर मुझे इस तरीके से अब टेंजेंट और नॉर्मल पूछे जाएं, क्या देकर? स्लोप देकर, तो क्या मैं वो नहीं निकाल सकता? आप याद करो हमने डिफरेंशिएशन से हर चीज़ निकालना सीखी है, तो डिफरेंशिएशन कितना आसान सा सॉर्टेड सा तरीका है जो आपको हर एक चीज़ दे देता है। याद करो मैं अब क्या बात कर रहा हूँ, मैं -2 और 2 पर आपके नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ, अच्छा आई एम रियली सॉरी, -2, 2 पर नहीं, टेंजेंट और नॉर्मल बनाने हैं किस तरीके से? अगर टेंजेंट की स्लोप है -2 और नॉर्मल की स्लोप है 2, हम निकाल लेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं बस एक चीज़ वेरीफाई कर लेना चाह रहा हूँ कि हमने जो ये निकाली है ये टेंजेंट सही निकाली है, बिल्कुल ये आपकी TZ = 0 है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थी बेसिकली ना ये, और इस तरीके से हमने जो निकाले थे बिल्कुल सही बात है। अब सुनना, आप कर्व बताओ सर, कर्व क्या है? सर कर्व है आपका, ध्यान से सुनना, मज़ेदार सी बात है, कर्व है xy - 16 = 0। गौर से सुनना, मुझे एक टेंजेंट बनानी है जिसकी स्लोप कितनी हो? 2, जितना मुझे याद आ रहा है शायद यही है, एक बार बस क्रॉस चेक कर लेते हैं। टेंजेंट की स्लोप -2 है और नॉर्मल की स्लोप है 2, ठीक है ना? सुनना ध्यान से, बहुत मज़ेदार सी बात है। क्वेश्चन कैसे खत्म होगा? टेंजेंट मुझे बनानी है जिसकी स्लोप कितनी है सर? -2 है ना, और नॉर्मल की इक्वेशन मुझे चाहिए जिसकी स्लोप कितनी है? +2। दोनों बातें करेंगे सर। सबसे पहले तो ना मुझे आप इसका dy/dx दे दो। ये कहाँ से आ गया सर? अरे टेंजेंट की स्लोप पिक्चर में आई, मतलब क्या? मतलब dy/dx, तो xy का डिफरेंशिएशन करना है। गौर से सुनना, xy में मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ है ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 -16 का डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0 है ना। यहाँ से अगर मैंने dy/dx निकाला, यहाँ से अगर मैंने dy/dx निकाला तो वो कितना आता है सर? वो आता है -y/x। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है उस बात से? सर ये आ रही है आपकी क्या? स्लोप। लेकिन एक मिनट, आपने तो ये कहा था कि आपकी जो टेंजेंट की स्लोप है, ये क्या है भाई? ये आपकी टेंजेंट की स्लोप है, आपके अकॉर्डिंग तो वो -2 होनी चाहिए। तो जो हमारे अकॉर्डिंग स्लोप आ रही है, जो हमारे अकॉर्डिंग स्लोप आ रही है वो क्या है सर? वो है -y/x, और उनके अकॉर्डिंग स्लोप कितनी आ रही है? -2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = क्या? 2x। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, हम ये किसी पॉइंट पर लिखते हैं, तो जो मैंने dy/dx निकाला है वो किसी पॉइंट, लेट्स से मैं उसे लिख देता हूँ h, k, कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो h, k अगर रख दिया तो ये क्या हो जाता सर? ये हो जाता -h/k, सॉरी ये कितना था? -y/x, तो ये हो जाता -k/h। आप सुन रहे हैं क्या? तो यहाँ पर जैसे ही आप -k/h रखते, जैसे ही आप यहाँ पर -k/h रखते तो क्या आ जाता भाई? ध्यान से देखना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k वुड हैव बीन 2h। अच्छा, एक और छोटी सी बात, h, k इस हाइपरबोला पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सही बात। अगर इस हाइपरबोला पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स हैं तो क्या वो इस हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है सर? वो है hk -16 = 0। आप सुन रहे हैं क्या? अब क्या करना चाह रहा हूँ मैं? अब एक छोटा सा काम करना चाह रहा हूँ कि जो k की वैल्यू है 2h, वो मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो k की वैल्यू 2h यहाँ रखी, तो कितना हो जाता है सर? ये हो जाता है 2h² -16, या फिर -16 को उधर भेजा तो +16। h² कितना आता है? 8। तो h कितना आता है? h आता है ±2√2। सुन रहे हैं आप लोग? अगर h आता है ±2√2 तो क्या मैं यहाँ से k निकाल सकता हूँ? आप h की वैल्यू 2√2 प्लस माइनस पास करिए, तो 2 × 2 4, तो k की वैल्यू कितनी आती है? +-4√2। अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पास पॉइंट है 2√2, 4√2 और 2√2, -4√2, और आपके पास स्लोप है, तो क्या आप लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते? आई थिंक एक आसान तरीका है ना। तो मैं एक लिख देता हूँ, दूसरा आप लिखना। मैं 2√2, 4√2 वाला लिख देता हूँ, है ना। तो आपका पॉइंट क्या है?
पॉइंट एच जो है वो है 2√2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4√2 और इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है -2, है ना। तो y माइनस y1 y माइनस 4√2 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, सो x माइनस 2√2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और इसे आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये -2x इधर आया तो हो जाता है 2x प्लस y। अब ध्यान से देखना, सिंपल सा काम है, -2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा +4√2, +4√2 इधर आया तो -4√2, है ना। तो कितना आ जाएगा -8 टाइम्स √2। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है जिसकी स्लोप कितनी है -2। सॉर्टेड। इतना आसान सा क्वेश्चन था। एक सवाल था उस नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए जिसकी स्लोप हो +2। तो सर इस हाइपरबोला पर एक नॉर्मल है जिसकी स्लोप है +2। आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाएगा जब हमने रटी ना हो चीज़ें, तो इस तरीके से हम करेंगे। और मेरा कहना है ये तरीका एक एवरग्रीन तरीका है। एवरग्रीन मतलब ये हमेशा काम करेगा, ये आपको कभी फेल नहीं करेगा। मतलब इसके लिए कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बस डिफरेंशिएट करो और चीज़ें करो। जैसे कि देखो dy/dx h, k पर कितना आ रहा था -k/h। लेकिन मुझे अगर नॉर्मल की स्लोप चाहिए तो सर वो तो आपकी टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। आई होप आपको पता है। तो अगर -k/h आपके टेंजेंट की स्लोप आई है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी सर? वो होगी -k/h का नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी h/k। और वो कितना है सर? वो इनके अकॉर्डिंग 2 है। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ रही है सर? h की वैल्यू आ रही है 2k। h की वैल्यू 2k है और h, k जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया h, k पर वो इस कर्व पर लाई करता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है? hk की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग कितनी है? 16। अरे h इंटू k इज इक्वल टू 16। अब h की वैल्यू 2k यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा सर? 2k इंटू k कितना? 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? k स्क्वायर हो जाएगा 8 और जैसे ही k स्क्वायर 8 होगा तो k कितना होगा? +-2√2। फिर वही बात, आप k की वैल्यू +-2√2 कहाँ रख दो? यहाँ। तो उससे आपका h आ जाएगा। h कितना हो जाएगा सर? h आपका होगा 2√2 का डबल 4, तो +-4√2। फिर वही बात, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइन की स्लोप है, आप इक्वेशन क्यों नहीं लिख सकते? जिस पॉइंट से वो पास होती है वो पता है और ये पता है, तो आपकी 2 टेंजेंट और 2 नॉर्मल बनेंगे। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इस नॉर्मल तक आने के लिए क्या करूंगा? अब मैं प्लस वाला नहीं नेगेटिव वाला ले रहा हूँ, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं -4√2, -2√2 वाला आपका ले रहा हूँ। तो वो कौन सा है इस बार? x कोऑर्डिनेट कितना है? h कितना है? -4√2, है ना। -4√2 और y कोऑर्डिनेट कितना है? -2√2। और इस लाइन की स्लोप कितनी है? इस लाइन की जो स्लोप है वो है 2। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आप चाहते तो प्लस वाला भी ले लेते, बट प्लस वाला मैंने यहाँ बता दिया तो इधर नेगेटिव बता दे रहा हूँ। एक लाइन की इक्वेशन और बनेगी जो मैं चाह रहा हूँ कि आप बना लें, है ना। इस तरीके से अगर मैंने इसको ढूंढा तो देखो क्या निकल कर आ रहा है, गौर से सुनिएगा। लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 सो y प्लस 2√2, m कितना 2, x माइनस x1 सो x प्लस 4√2, है ना। ध्यान से देखो 2x है y है तो मैं y को उधर ले जा रहा हूँ तो 2x माइनस y। देखो 4 इंटू 2 8√2, मैं से 2√2 सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा +6√2 इज इक्वल टू 0। तो ये वो नॉर्मल है जिसकी स्लोप है 2। एक और नॉर्मल बनेगा, ऐसे ही एक और टेंजेंट बनेगी जो आप निकाल लेंगे। क्या यहाँ तक तो कोई डाउट, क्वेरी या कंसर्न या कन्फ्यूजन नहीं है? यहाँ तक एक एक बात समझ आई? इस पजल के थ्रू बातें समझ आई कि नहीं आपको? अब मेरा यकीन है अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एसिम्प्टोट्स की तरह ट्रीट करें और वो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है उस पर चीज़ें कैसे वर्कआउट करते हैं, इसको लेकर अब कोई डाउट नहीं है। अब एक अच्छे से आप चीज़ समझ पाए। और अगर इनकी टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है तो कौन सा मुश्किल काम है सर? वो तो और आसान है, बहुत ईजिली सोचा जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है भाई? एक एक बात समझ आई है या नहीं? एक एक चीज़ क्लियर हुई है या नहीं? अगर एक एक चीज़ समझ आई है तो बात वही निकल कर आ रही है कि आपकी सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू एक एक बात समझाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। 5 किताबें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इनके थ्रू सारे चैप्टर, सारे कंसेप्ट, इनकी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वेराइटी के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, मैट्रिक्स मैच टाइप, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, हर कैटेगरी। और फिर फाइनली हम चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब एक मजबूत तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंटिन्यू करेंगे इस तैयारी को और कई सारी चीज़ें सीखेंगे, इस कंसेप्ट को और कंसोलिडेट करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। और चैप्टर में हम एक्सरसाइजेस और JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ कोऑर्डिनेट को खत्म करके शुरू करेंगे कैलकुलस। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।